बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। आज की इस लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट और थर्ड नंबर पे अंडरस्टैंडिंग ओबी की कुछ डिटेल को हम डिस्कस करेंगे। ये तीन चीज़ें जो हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। The organization is above all social, it is people. Organization सिर्फ एक social element, एक infrastructure, एक building नहीं है, बल्कि organization लोगों से मिलकर बनती है। Organization is made up of people. Organization में लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। The presence of people in any organization is very necessary, because organization को जब भी बनाया जाता है तो वो किसी न किसी पर्पज़ के लिए बनाते हैं। कोई ना कोई बिजनेस रन करना होता है, तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो स्पेशल एलिमेंट चाहिए होता है वो लोग होते हैं। पीपल आर की, ये सैम वाल्टन ने कहा था कि पीपल आर द स्पेशल की इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फाउंडर था वॉलमार्ट का, और जब इसकी डेथ हुई थी तो ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान था। So the conclusion is that the people are the most important part of any organization to run the business. Organizational behavior is the field of study which investigates the behavior of individual, group and organizational structure. Simply कि जब individual एक person अकेले काम करता है तो उसका कैसा behavior होता है, जब वो group में काम करता है तो उसका behavior कैसा होता है, और जब वो overall organizational structure में काम करता है तो वो किस तरह का behavior show करता है। Organizational behavior में हमारे पास basically तीन pillars, तीन खंबे होते हैं, जिनमें individual, group और organizational स्ट्रक्चर ये तीन आ जाते हैं, और ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्सन जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो खुद को फिट महसूस करता है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव होगा या नहीं होगा, और अपने बाकी कलीग्स के साथ किस तरह से वो घुल मिल जाता है, किस तरह से वो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल हमारे पास मोटिवेशन आ गया, परसेप्शन आ गया, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह। जब ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप लेवल पर किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो किस तरह का परफॉर्म करेगा, और जब उसे ग्रुप में काम करने को दिया जाएगा तब वो कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का तो मतलब ही यही है कि एक साथ ग्रुप में मिलजुल कर काम करना। और जब आप ग्रुप में परफॉर्म करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो इंडिविजुअल लेवल से अलग जाकर आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक टीम में परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी एक टीम है, तो जो आपका टीम लीडर कहेगा आपको वो मानना पड़ेगा। तो जो आपकी इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक निगलेक्ट हो सकती हैं, और वहाँ पर ग्रुप प्रायोरिटीज़ को ही मानना पड़ेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप लेवल, ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब होता है कि जो फोर्सेस होती हैं एक ग्रुप के अंदर और इनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स में। फॉर्मल ग्रुप्स वो होते हैं कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें दी जाती हैं, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजर हूँ और कोई एम्प्लॉय है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं हमेशा ऑर्डर करूंगी, कमांड करूंगी कि ये काम ऐसे करना है, वैसे करना है। बट लेट्स सपोज कि वही एम्प्लॉय आगे चलकर मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है, या हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो वो एक इनफॉर्मल ग्रुप रिलेशनशिप होगा। जो इनफॉर्मल ग्रुप रिलेशनशिप होते हैं वो जनरली फॉर्मल टीम्स के अंदर ही जनरेट होते हैं। जब हम इंटर ग्रुप रिलेशंस को स्टडी करते हैं तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ग्रुप लेवल पर स्टडी करते हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता, वहाँ पर और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं, जिनमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह। तो अब मेरा जो रिलेशनशिप है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कैसा है, मैं किस तरह से कमांड पास करती हूँ, किस तरह से कम्युनिकेट करती हूँ विद इन द डिपार्टमेंट और आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप रिलेशनशिप मेरे किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स में आती हैं, और हम इनको स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर।
सो इट्स ऑल अबाउट लेवल ऑफ एनालिसिस। ये वो 3 लेवल हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल, सेकंड नंबर पे है ग्रुप लेवल और फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ये तीनों हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इनको स्टडी करते हैं और अब पीछे इनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। OB is concerned with the emerging realities in the workplace evaluation। अब हम समझेंगे कि एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सिनेरियो बना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, उसमें हम किस तरह से इसको स्टडी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम अप्लाई किस तरह से करते हैं, ये सब कुछ अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नॉलेज इज रिप्लेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करती थी कि प्रोडक्शन लाइन कैसी है, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। लेकिन अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करती हैं कि नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए, हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज कैसा है, हमारे पास कैसी रिसोर्सेज हैं जो कि बाकी हमारे कंपेटिटर्स के पास ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज जो है वो रिप्लेस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को। सेकेंड है सेल्फ लीडरशिप इज सुपरसीडिंग कमांड कंट्रोल मैनेजमेंट। सेल्फ लीडरशिप का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल खुद से इतना मोटिवेट होता है कि वो खुद ही लीड करना चाहता है, अपना हर काम खुद से करना चाहता है, उसे किसी की सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता था कि कमांड कंट्रोल मैनेजमेंट होती थी जो कि ये देखती थी कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं करना, ये सारी सुपरविजन वो करती थी। लेकिन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्फ लीडरशिप में बिलीव करती हैं। वो ये चाहती हैं कि उनके पास ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग काम करें जो कि सेल्फ लीडरशिप में बिलीव करते हों और हर काम खुद से करना जानते हो और उन्हें किसी की सुपरविजन की जरूरत ना पड़े। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि किसी सुपरवाइजर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो बच जाती है। नेटवर्क इज रिप्लेसिंग हायरार्कीज। अब हम कैसे कह सकते हैं कि जो नेटवर्क है वो रिप्लेस कर रहे हैं हायरार्कीज को। पहले क्या होता था कि डिफरेंट हायरार्कीज होती थी, डिफरेंट लेयर्स होती थी ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस तरह के टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। लेकिन अब क्या है कि अब डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं। एक टीम आपकी किसी कंट्री में बैठी होती है, दूसरी किसी और कंट्री में बैठी होती है। एज यू नो कि यूएस का जो है वो बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग बिजनेस जो है वो इंडिया में चल रहा है और बांग्लादेश में भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले की सिचुएशन थी और जो अब की सिचुएशन है इसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया है। लोगों को अब आउटसोर्सिंग में ज़्यादा बिलीव होने लगा है, इसलिए जो हायरार्कीज थी उनका अब उतना मतलब नहीं रह गया जितना कि पहले था। तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं हायरार्कीज को। वर्चुअल टीम्स आर रिप्लेसिंग कमिटीज। पहले क्या होता था कि डिफरेंट कमिटीज होती थी, जिस तरह से पॉलिसी मेकिंग कमिटीज होगी, इम्प्लीमेंटेशन कमिटीज होगी। लेकिन अब क्या होता है, अब वर्चुअल टीम्स होती हैं। एक इंडिविजुअल यहाँ पर बैठा है तो वो कमांड पास कर रहा है किसी और इंडिविजुअल को जो कि कहीं और पर बैठा है। अब आप कह सकते हैं कि उन दोनों इंडिविजुअल में बहुत फासला है। एक इंडिविजुअल को नहीं पता कि दूसरा इंडिविजुअल कहाँ पर बैठकर ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट वर्चुअल टीम्स बन रही हैं जो कि हम कह सकते हैं कि रिप्लेस करती हैं कमिटीज को। कंपनीज आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयज विद इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉट फॉर जस्ट टेक्निकल स्मार्ट्स। पहले क्या होता था कि कंपनीज जब किसी इंडिविजुअल को हायर करती थी तो वो ये देखती थी कि उसका IQ लेवल कैसा है, वो इसी चीज पर ज्यादा बिलीव करती थी। लेकिन अब क्या होता है कि आप जब कंपनी किसी भी इंडिविजुअल को हायर करती है तो उसमें ये देखती है कि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, उसका EQ लेवल कैसे है। EQ लेवल कैसा होता है कि जब आप कोई भी मुश्किल सिचुएशन आती है तो आप उसमें किस तरह से सर्वाइव करते हैं। जब आप पर वर्क प्रेशर ज्यादा होता है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, कि वो किस तरह से किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि जब उसके ऊपर कोई वर्क का थोड़ा सा प्रेशर आया है तो वो बहुत परेशान हो गया, उससे समझ नहीं आ रही कि ये काम को किस तरह से करना है और किस तरह से इसको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के जब एग्जाम्स आते हैं तो बहुत सारे लोग ओवरबर्डन हो जाते हैं उसमें, उस सिचुएशन में किस तरह से आप स्टेबल रहते हैं उन 2 दिनों में, और उससे पहले की सिचुएशन आपकी कैसी है, वैसे ही है या आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं या स्टेबल हैं उस सिचुएशन में भी। अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रहते हैं, परेशान नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छी। तो इसलिए आप जो कंपनीज हैं उनका ज्यादातर ध्यान इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हुए इमोशनल इंटेलिजेंस पर होता है, बजाय इसके कि वो उसमें टेक्निकल स्मार्ट्स जो है वो ढूंढते रहे, IQ लेवल पर ज्यादा ध्यान दें। तो हम कह सकते हैं कि अब इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिप्लेस कर रही है टेक्निकल स्मार्ट्स को। कोवर्कर्स आर नॉट डाउन द हॉल, दे आर एट द एंड ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन लोकेटेड समवेयर एल्स ऑन द प्लैनेट। पहले क्या होता था कि अगर आपने किसी कोवर्कर से कम्युनिकेट करना है, उससे कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आप अपनी सीट से उठेंगे, उसके पास जाएंगे और उससे कम्युनिकेट कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका जो कोवर्कर है उससे डिफरेंट लोकेशन पर
डिफरेंट कंट्री में कहीं और पर बैठकर ऑपरेट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल आप अगर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका जो कोवर्कर है वो यूएस में बैठकर ऑपरेट कर रहा है, तो ये जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। इस सारे प्रोसेस के लिए आपको ओबी को स्टडी करना पड़ता है कि वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, फंक्शनैलिटी कैसी है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, लोग वहाँ पर किस तरह से काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पूरी तरह से स्टडी किया जाए और फिर हम उन पॉलिसीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में लागू कर सकें, उनको फॉलो कर सकें। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल्स and in groups in organization strives to identify ways in which people can act more effectively। Organizational behavior एक्चुअली में क्या है, ये एक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं एज अ इंडिविजुअल, इन ग्रुप्स और इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग एज एन इंडिविजुअल किस तरह से एक्ट करता है, जब उसे ग्रुप में परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है तो तब वो किस तरह से काम करता है, और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से काम करता है, ताकि हम वो वेज आइडेंटिफाई कर सकें जिनमें लोग ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं एज एन इंडिविजुअल, इन ग्रुप्स और इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मेरे जो मैनेजर है, मुझे ऐसा काम दिया गया है जो बहुत ज़्यादा है, मेरे ऊपर काफ़ी वर्क प्रेशर है, काफ़ी बर्डन है। तो जो मैनेजर है वो मेरे बिहेवियर को इस तरह से एनालाइज करेगा कि जब मेरे ऊपर वर्क का प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा बर्डन होता है, तो मैं उस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करती हूँ, कंट्रोल कर पाती हूँ, स्टेबल रहती हूँ या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो वो मेरी जो वर्कलोड है उसको रिड्यूस करेगा और हमेशा से मेरे ऊपर जो है वो वर्क का प्रेशर ज़्यादा नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं इस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, स्टेबल नहीं रख पाती, बल्कि परेशान हो जाती हूँ। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम ह्यूमन बिहेवियर को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो कौन सी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको ड्यूटी दी जा सके, उसके अकॉर्डिंग उसको काम परफॉर्म करने के लिए दिया जा सके। The understanding, prediction and management of human behavior in organizations. So we can say that human behavior को समझना, उसे predict करना कि वो किस तरह का हो सकता है, forecast करना और उसको manage करना, इसे हम organizational behavior बोलते हैं। So organizational behavior is an applied science. Best practices in one organizations can be communicated to others. So हम कह सकते हैं कि जब हम एक इंडिविजुअल को भी स्टडी करते हैं और जो उसमें बिहेवियर्स हमें देखते हैं, और जब हम बाकी को स्टडी करते हैं तो कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, हमें सारे इंडिविजुअल्स में दिख रहे होते हैं। तो वो बिहेवियर्स जो हमें कॉमन दिखाई देते हैं हम उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस कह देते हैं कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन में लागू होनी चाहिए, इनको हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये हमें हर इंडिविजुअल में तकरीबन दिखाई देते हैं। So we can say them best practices in one organization can be communicated to others. Organizational behavior provides set of tools that allows, actually organizational behavior हमें ऐसे tools provide करता है जिनके जरिए first one is people to understand, एनालाइज एंड डिस्क्राइब बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें, उनकी बिहेवियर को समझ सकें, उसको एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज मैनेजर्स टू इम्प्रूव, enhance or change work behaviors so that individuals, groups and the whole organization can achieve their goals. और जब managers individuals की behavior को study कर लेते हैं तो वो उसमें improvement लाते हैं, उसको enhance करते हैं और change करते हैं work behavior को, ताकि जो goal उन्होंने set किया था उसको वो achieve कर सके। For example, जैसा कि पहले मैंने कहा है कि अगर मेरे ऊपर suppose कर लेते हैं कि workload ज़्यादा हो तो मैं काफ़ी परेशान हो जाऊँगी, खुद को stable नहीं रख पाऊँगी, तो manager क्या करेगा कि वो मेरा जो वर्क प्रेशर है उसको रिड्यूस करेगा। ये जो इम्प्रूवमेंट लाए हैं मेरे बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद, स्टडी करने के बाद, जो वर्क में रिड्यूस किया है, जो चेंज लाया है, जो इम्प्रूवमेंट लाई है, इसलिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल सेट किया था उसको अचीव किया जा सके और बाकी भी जितने एम्प्लॉयज हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करने के बाद जो भी इम्प्रूवमेंट, जो भी चेंज लाया जाता है वर्क बिहेवियर में, इसलिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल सेट किया था उसको अचीव किया जा सके। तो ये सारे वो सेट ऑफ टूल्स हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में प्रोवाइड किए जाते
हैं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। वाई स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन सारी चीज़ों के अलावा हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को क्यों स्टडी करते हैं? फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट, ताकि हमें ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट के बारे में जो है थोड़ी समझ पैदा हो सके, थोड़ा नॉलेज आ सके हमारे पास, ताकि हम उस पर इन्फ्लुएंस कर पाएँ, प्रिडिक्ट कर पाएँ कि हम किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स के लिए काम कर सकते हैं, उन्हें अरेंज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द गोल्स टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब हाउ पीपल बिहेव अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशन। हमें पता चलता है कि लोग डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से बिहेव करते हैं। सेकंड वन इज अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव एज दे डू। सेकेंडली हमें ये पता चलता है कि लोग इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं। थर्ड वन प्रिडिक्ट फ्यूचर एम्प्लॉय बिहेवियर। थर्डली हम ये जानते हैं कि लोग आने वाले फ्यूचर में किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से परफॉर्म करेंगे। फोर्थ वन इज कंट्रोल एंड डेवलप ह्यूमन एक्टिविटी एट वर्क टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, स्किल इम्प्रूवमेंट, टीम एफर्ट एक्सेट्रा। किस तरह से कंट्रोल और डेवलप कर सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी को काम पर, ताकि इम्प्रूव किया जा सके प्रोडक्टिविटी को, स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, टीम एफर्ट को इम्प्रूव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस और सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है, जो स्किल्स हैं और टीम एफर्ट्स हैं उनको एनहांस किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। ये सारी चीजें जो है हमको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने के बाद पता चलती हैं। नाउ वो कौन सी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट वन है हमारे पास पीपल हैं, जिनमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर, जॉब्स एंड रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफरेंट जॉब्स और रिलेशनशिप वगैरह आ जाते हैं, जो उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है, जैसे मैनेजर हो गया, फिर सबऑर्डिनेट्स हो गए, एचओडीज हो गए, उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयज आ जाते हैं, फॉलोअर्स आ जाते हैं। तो ये जो इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, इनकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है। थर्ड वन है हमारे पास टेक्नोलॉजी, जिसमें मशीनरी, कंप्यूटर्स वगैरह आ जाते हैं। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी वजह से भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ वन इज इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट, कंपटीशन, सोशल प्रेशर्स। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट में हमारे पास दो तरह की इन्वायरमेंट्स आ जाती हैं, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट और जनरल इन्वायरमेंट। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट वो होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, जिसमें हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स और पॉलिसीज वगैरह आ जाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी सपोर्टिव है, क्या उसकी रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और जनरल इन्वायरमेंट में हमारे पास गवर्नमेंट आ जाती है, कंपटीशन और सोशल प्रेशर्स वगैरह। तो ये सारी चीजें भी जो है वो अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे। इन्हीं सारी फोर्सेस को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में स्टडी करते हैं। अब हम कुछ ऐसी जनरल चीज़ों को देख लेते हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर पे। फर्स्ट वन इज हैप्पी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव वर्कर्स। ऑफ कोर्स वो लोग जो खुश होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्कर्स भी होते हैं, क्योंकि वो बहुत खुशी खुशी कोई भी काम करते हैं, हर काम इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो वो प्रोडक्टिव वर्कर्स भी होते हैं। सेकेंड वन इज इंडिविजुअल्स आर मोस्ट प्रोडक्टिव व्हेन द बॉस इज फ्रेंडली, रिलायबल एंड अनएज्यूम। जब बॉस फ्रेंडली होता है, रिलायबल होता है, मतलब ट्रस्टवर्दी होता है, अनएज्यूमिंग, उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो ऑफ कोर्स जो इंडिविजुअल्स होंगे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। थर्ड वन इज बिहेवियर ऑफ गुड लीडर इज कंसिस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन दे फेस। कि जो अच्छा लीडर होता है उसका बिहेवियर जो है वो हमेशा अच्छा रहता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उसका बिहेवियर जो है वो कंसिस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है। यहाँ पर हम इमोशनल इंटेलिजेंस EQ लेवल की बात कर रहे हैं कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, जो गुड लीडर होते हैं, जो अच्छे लीडर होते हैं, वो हमेशा स्टेबल रहते हैं और उनका बिहेवियर जो है वो सेम रहता है। यस इट इज ट्रू। इंटरव्यूज आर इफेक्टिव सिलेक्शन डिवाइसेस। कि इंटरव्यू के जरिए जो है वो लोगों को ज्यादा इफेक्टिवली सिलेक्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि लोग किस तरह से बिहेव करेंगे। तो यस इट इज ट्रू, एवरीबडी लाइक्स अ चैलेंजिंग जॉब। यस ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो ज्यादा चैलेंजिंग जॉब्स अच्छी लगती हैं। इट इज आल्सो ट्रू पीपल विल हैव टू बी बुलीड, इंटिमिडेटेड टू मेक देम टू डू देयर जॉब्स। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लोग जो है वो लोगों को बार बार ये कहना पड़ता है कि वो अपने काम को करें, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनको बार बार परेशान करना पड़ता है, उन्हें कहना पड़ता है कि आप ये काम करें ना। बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से इतने मोटिवेटेड होते हैं कि वो हर काम जल्दी अपने टाइम पर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। मनी मोटिवेट्स ऑल। यहाँ पर ये कहा गया है कि पैसा जो है वो सबको मोटिवेट करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग जो है वो हर काम पैसे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए पैसा इतना जरूरी नहीं होता, वो हर काम जो है वो पैसे के लिए नहीं करते हैं। पीपल आर मोर कंसर्न
अबाउट देयर ओन सैलरीज देन अदर्स। यहाँ पर ये कहा गया है कि लोग अपनी सैलरीज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा कंसर्न रखते हैं बजाय इसके कि दूसरों की सैलरी पर। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर दो लोग जो है वह एक ही डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, उनकी जो है वो सैलरी डिफरेंट है, तो जब तक उनको ये बात पता नहीं होगी कि वो एक ही जैसा काम कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी डिफरेंट है, तो तब तक तो वो कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जब उनको ये पता चलेगा तो वो ज़रूर उसके ऊपर जो है वो बात उठाएंगे कि एक ही जैसा हम काम करते हैं, एक ही जैसी हमारी डेजिग्नेशन है, तो फिर उनकी सैलरी डिफरेंट क्यों है। तो लास्ट है, मेंबर्स ऑफ अफेक्टिव ग्रुप डज नॉट क्वारल अमंग देमसेल्फ, कि जो अफेक्टिव ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है। झगड़े दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव क्वारल होता है और नेगेटिव क्वारल होता है। जो नेगेटिव क्वारल होता है वो ऑफकोर्स अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अफेक्टिव ग्रुप्स में भी झगड़े होते हैं। जो पॉजिटिव झगड़ा होता है वो अच्छा है, उसका बेनिफिट ये है कि उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है। होप you understand it well. If you like the video, give a thumbs up and don't forget to share it with your class fellows and your friends. Thanks for watching. Allah Hafiz.